पिछले एपिसोड में आपने देखा नहीं बनाते। ये बात जाकर अब्बू और रेहान को समझाइए, जिन्होंने मेरा तमाशा बना के रखा हुआ है। और देखो नाहिद, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत समझती हो। मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम मुसलसल मुझसे खींचे खींचे रहते हो, और रेहान से भी। कि आप रेहान को सगा और मुझे सौतेला समझते हैं। आपने और अम्मी ने तो तय कर रखा है कि मेरी माँ को जलील करें। अब आगे देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, बैठे। जी मोहतरमा, मैंने आपका सारा केस समझ लिया है। समझ लिया है ना आपने? ऐसा मुकदमा बनाइए कि उसे अपनी नानी याद आ जाए। समझता क्या है जावेद अपने आप को? मैं उसे जेल भिजवाकर ही खामोश बैठूं। क्या कहता है आपका कानून? उम्र कैद तो होगी ना उसे। वैसे मैं तो चाहूंगी कि उसे फांसी हो। देखिए, मुकदमे का एक उसूल होता है कि वकील और मुवक्किल दोनों पुरसुकून रहे। समझ रही हैं आप? जिस माँ से उसके बच्चे छीन लिए जाए वो पुरसुकून रह सकती है? मुझे उस आदमी को बर्बाद करना है, बर्बाद करना है उसे। समझता क्या है वो अपने आप को? उससे मेरे बच्चे छीन लेगा और आप कहते हैं कि मैं पुरसुकून रहूं? आप मेरे वकील हैं या उसके? हिना मोहतरमा, मेरी बात गौर से सुनिए। जितना अपना केस आप मजबूत समझ रही हैं, दरअसल आपका केस उतना मजबूत है नहीं। मैं आपकी फीस बढ़ा दूंगी, उसकी आप परवाह न कीजिए। बताइए, अब तो मुकदमा मजबूत है ना? फीस बढ़ाने से मुकदमा मजबूत नहीं होता, ये समझ लीजिए आप। मैं जानती हूँ कि मेरा केस मजबूत है, और आप वकील होकर भी मेरे घर में मुझे रजामंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि? देखिए मोहतरमा, बात ऐसी है कि जब आपके शौहर आपके बच्चों को लेके भागे थे तो उस वक्त बच्चे नाबालिग थे। आज आपके बच्चे बालिग हो चुके हैं, और अगर आज आपके बच्चे अदालत में आकर ये कह दें कि वो अपने बाप के साथ बहुत सुकून से हैं और वो जानते ही नहीं कि आप कौन हैं, तो जज के लिए आपके लिए इंसाफ दिलवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे वो मेरे बच्चे हैं और उस आदमी ने मुझसे छीने हैं। देखिए, वो आदमी यानी कि आपका शौहर ये साबित करने की कोशिश करेगा कि उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन उसने धोखे से मेरे बच्चे छीने हैं। क्या ये जुर्म नहीं है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका केस तब तक बहुत मजबूत था जब तक आपके बच्चे नाबालिग थे, लेकिन अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि आपके बच्चे अपने बाप के साथ कितने लुत्फून हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? बच्चे तो बच्चे हैं ना। अगर वो आज बड़े हो गए तो क्या हुआ? क्या मैं उनकी माँ नहीं हूँ अब? वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बालिग बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर आपके बच्चे अदालत में जाकर ये कह दें कि हमें हमारी माँ से महरूम रखा गया, हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म किए गए, तो बात दीगर। आप कानूनी दावपेच मुझे मत समझाइए। आप मेरे केस को इतनी अच्छी तरह पेश कीजिए कि अदालत में पहली ही पेशी में जावेद को मुजरिम करार कर दिया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा हो। देखिए, मुकदमा दायर करना मेरा काम है, लेकिन इंसाफ करना जज का काम। मैं मुकदमा दायर करूंगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि सारा दारोमदार आपके बच्चों पर है। वो किसके हक में फैसला करते हैं? वो अपनी माँ के साथ जाते हैं या अपने बाप के साथ? बच्चे जिसके साथ जाएंगे, जज का फैसला भी उसके हक में होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। नुसरत, अगर तुम्हें इसी तरह खामोश रहना था तो फिर तुम मेरे साथ आ ही क्यों? इसे ही शायद दुनियादारी कहते हैं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारे घर की चार दीवारी के दायरे में है। दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। लेकिन तुम्हारा दिल तो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, और किस बात का झगड़ा है हम दोनों के बीच। मैं कोई झगड़ा तो नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी कभी कभी दो मुल्कों के बीच घमासान जंग हो जाती है, और वजह बिल्कुल ही मामूली सी होती है। और कभी कभी झगड़े और वजह के बीच कोई ताल्लुक नहीं होता, और कभी कभी ताल्लुकात ही झगड़े की वजह बन जाते हैं। अगर तुम ऐसे ही ताल्लुकात रखना चाहती हो तो मेरा दिल साफ है नुसरत।
कौन जानता है किसके दिल में क्या है। ये दिल भी कमबख्त खुदा ने अजीब चीज बनाई है। मेरा खुदा मेरे दिल को जानता है। माँ, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? नवेद, 23 साल गुजर गए अकेले बैठे बैठे। ये थोड़ा घूम फिर लिया करिए। आप इवनिंग वॉक में यकीन नहीं रखती क्या? अब तो किसी भी चीज में यकीन नहीं रह गया। मेरे शौहर बहुत बीमार है नवेद। तुम तो जानते हो, पूना से दिल्ली लेकर आई थी उन्हें, इस उम्मीद में कि कोई बेहतरी होगी, लेकिन यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। वक्त का तकाजा भी तो है। वक्त तो लगता ही है ऐसे मरीजों के साथ। हाँ ठीक कहा तुमने, वक्त तो लगता है। मेरे पास वक्त ही वक्त है, और वक्त के पास मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये वक्त ना जाने मुझसे क्या क्या छीन कर ले गया। मैंने कब चाहा था कि मुझ पर ऐसा वक्त आए कि मेरे बच्चे ही मुझसे छीन लिए जाए। मैं पूरी जिंदगी मजबूरों की तरह, पागलों की तरह गुजारने पे मजबूर हो जाऊं। ये वक्त बहुत बुरा होता है। ये वक्त होता ही क्यों है? माँ, आपने अच्छा वक्त भी जरूर देखा हो, आप उसे याद कीजिए, उससे दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा वक्त, अच्छा वक्त। मेरे लिए तो ये ख्वाब जैसी बातें हैं। यू नो ड्रीम्स। तन्हा, अकेली, मजबूर, अपने बच्चों से दूर। ये वक्त बहुत अजीब चीज है। लेकिन ये तुम कह रहे हो कि मैंने अच्छा वक्त देखा होगा? हाँ, देखा है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। दुनिया की सबसे बुरी औरत ज़ेबा, मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया की सबसे बुरी औरत ज़ेबा को तुम अपनी माँ कैसे कह सकते हो? माँ प्लीज, आप अपनी जुबान को क्यों खराब कर रही हैं? हाँ हाँ हाँ, शीज़ी और अम्मी ना, मैंने गलत किया। सॉरी, तुमको मेरी बात बुरी लगी ना, अपनी माँ के बारे में बात बुरी लगी ना। और वो औरत जिसने इतना ज्यादा झूठ बोला, जिसकी वजह से जावेद ने मुझे आज धोखा दिया, जिसकी वजह से जावेद ने मुझे तलाक दिया, तुम उसके बारे में सच भी नहीं सुन सकते हो? तो फिर किस रिश्ते से मेरे पास आए हो नवेद? माँ, आप परेशान ना हो। आप अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में आई हैं। आप अपने शौहर को साथ लेकर आई, इसलिए आप सबको बुरा भला कह रही हैं। ओहो, मतलब तुम्हारा बाप बहुत अच्छा आदमी है, यही तुम मुझे कहना चाहते हो ना? मतलब तुम्हारी माँ, वो ज़ेबा, जिसकी 4 आने की औकात नहीं थी, उसने तुम्हारे बाप पर ऐसा जादू चलाया कि आज तक वो उसके जादू से बाहर नहीं आ पाया। उस 4 आने की स्टेनो ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और तुम्हारा बाप मेरे बच्चों को लेकर भाग गया। वो सब अच्छे, तुम अच्छे, तुम्हारी बहन नाहिद अच्छी, लेकिन तुम्हारी माँ ही ना बुरी, बहुत बुरी। यही कहने आए हो ना आज मेरे पास यहाँ? आप मुझसे अपनी बात कीजिएगा, अपने शौहर की बात कीजिएगा, अपने शहर की बात कीजिए। शौहर की ही बात कर रही हूँ, तुम्हारे बाप जावेद खान की, उस मक्कार की जो मेरा हस्बैंड था और तुम्हारा बाप है, जिसने मुझे बर्बाद किया। तुम अपने माँ को तकलीफ में देखकर भी मेरे जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय अपने बाप को सपोर्ट कर रहे हो और अपनी दुखियारी माँ का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। औरत ज़ेबा, वो जादूगर नहीं है। उसने तुम्हारे बाप पर पहले जादू चलाया और अब तुम पर चला रही है। तुम सब मर्द, तुम मर्दों के ना अकल ही नहीं होती है। तुम मर्दों को कोई भी बेवकूफ बनाए, तुम बन जाते हो बेवकूफ और खुश होते हो अपनी बेवकूफी पर। जितना बेवकूफ तुम्हारा बाप था ना, मुझे हैरत है कि तुम भी उतने ही बेवकूफ हो। तुम्हें अपनी माँ की परवाह नहीं और तुम्हें उस औरत की परवाह है जो कि तुम जानते हो तुम्हारी माँ है ही नहीं। अगर आप परेशान हैं तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। नाहिद भी बहुत ज्यादा परेशान है।
लेकिन इस परेशानी का मतलब ये तो नहीं कि हम हर किसी को बुरा भला कहेंगे। देखिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब प्लीज शांत हो जाए। इससे हमारे परेशानी ना कम होगी और ना ही हल होगी। तो फिर क्यों आए हो मेरे पास? बताओ ना, क्यों आए हो? मैं आपसे इतना कह देता हूँ कि आप जिनके बारे में बुरा बोल रही हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं उनके बारे में कुछ बुरा सुन सकता हूँ, और ना ही मैं आपके बारे में कुछ बुरा सुनना चाहता हूँ। मेरी इस बात पर आप गौर कीजिए। चलिए चलिए जल्दी चलिए मल्लिका, चलिए। लो, ये है हमारी अदाकारा, टेलीविजन का उभरता सितारा नाहिद साहिबा। हमेशा अपनी देखभाल में मसरूफ रहती हैं। कभी बालों की देखभाल, कभी गालों की, कभी नाखूनों की, तो कभी बहुत हुआ, छोटी हो तुम, समझी? नाहिद बाजी छोटी हूँ इसका मतलब हमेशा छोटी नहीं रहूंगी। जब से पैदा हुई हूँ तब से कोई ना कोई रोज आकर ये कहता है कि तुम छोटी हो। काश मेरे बाद भी कोई छोटा पैदा हुआ होता जिसका कान पकड़ के मैं ये कह सकती कि बच्चों अभी तुम छोटे हो। अब मल्लिका, मेरा हाथ भी छोड़ दो। इस बेचारे को क्यों पकड़ रखा है तुमने? लीजिए जनाब, छोड़ दिया। अच्छा नाहिद बाजी, मैं ये कह रही थी, ये जो हमारी रीधा आपा है ना, पेशे से आर्किटेक्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनका थोड़ा फायदा उठा लें, इसलिए इनका हाथ पकड़ के यहाँ खींचती हुई ले आई हूँ। अब ये क्या बेकार की बात है, मेरा क्या फायदा उठाया जाए? ये भी भला कोई बात हुई मल्लिका? ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आई। लगता है आजकल सबने अपनी अपनी समझ को ताक पर रख दिया है। हमने तो नहीं रखा, तुम्हारी तुम जानो। अच्छा बताओ, क्या फायदा उठाने की बात कर रही थी? भाई ये आर्किटेक्ट हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज मेरा तारुफ क्यों कराया जा रहा है और इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? वो इसलिए रीदा आपा, मैं चाहती हूँ कि आप हम सब के लिए एक आलीशान घर डिजाइन करें। क्यों, ये घर छोटा पड़ रहा है? क्या हम सब मिलकर साथ नहीं रह रहे हैं? काश कि हम पहले की तरह रहते, हंसी मजाक कह कहे, क्या कुछ नहीं होता था। पता नहीं अचानक किसकी नजर लग गई, कौन ये सब ले उड़ा। खैर छोड़िए रीदा आपा, मैं चाहती हूँ आप एक ऐसा घर डिजाइन करें जिसमें ये सारी चीजें हो। और नाहिद बाजी आप ऐसी परफेक्ट एक्टिंग करें जिसे देखकर घर के सारे लोगों पर असर पड़े और हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस लौट आए। देखा, तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैं ये इसलिए कह रही हूँ बाजी क्योंकि मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगी। आप लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं है। एक वो दिन था जब घर के सारे लोग एक दूसरे को आपस में समा लेना चाहते थे, और आज हम एक दूसरे के सायों से भी दूर भागते हैं। देखना, एक दिन मैं अपने बिस्तर पर मरी हुई मिलूंगी। क्या बेहुदा बात कर रही हो मल्लिका? मैं सच कह रही हूँ आपा, क्या कुछ ऐसा ही करूंगी मैं, तब जाकर शायद आप सबकी समझ में आएगा। खबरदार, अपने मुंह से ऐसी बात निकाली तो तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन इस घर के सब लोग मिलकर मुझे पागल कर देंगे। आप नाहिद बाजी, आप और रीदा बाजी, आप भी। मल्लिका, अज़रा भाभी, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, एल्बम देख रही थी। अब इस वक्त आने के लिए कोई वजह? इस वक्त? मैं तो हमेशा इसी वक्त आया करती थी आपके कमरे में। अज़रा भाभी, क्या मैंने कोई अजीब बात कर दी है इस वक्त आकर? नहीं, ठीक है, बैठो। अज़रा भाभी, क्या आपको नहीं लगता कि अब सब कुछ इस घर में बदल गया है?
बदल गया है और बदलता जा रहा है, और वक्त का गिरबान कोई नहीं पकड़ सकता। जो चीज बदलनी है वो बदल कर रहेगी। तो मैं दिल पर पत्थर रखकर ये कहने की हिम्मत करूंगी कि भाभी अब हमें अलग हो जाना चाहिए। अलग हो जाना चाहिए? क्या कहा नुसरत? अलग हो जाना चाहिए? नुसरत, हम अलग हो चुके हैं, अब अलग होने में क्या बचा है? जब मैं इस बात को महसूस कर रही हूँ कि हम अलग हो चुके हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं एहसास होता कि हम अलग हो चुके हैं? मलिका बेटा, लो सो भी गई। सनी की भी तो देखो इसको, इनकी सब तो यही कहेंगे कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। सो जाओ आप। मलिका, मलिका, मलिका मेरे बच्चे आंखें खोलो। मलिका मेरी बात सुनो। मलिका आंखें खोलो। मलिका, जावेद साहब, यार जावेद, जावेद, जिंदा जल्दी आओ। इसको देखो ना क्या हुआ? क्या हुआ? मलिका, मलिका, अभी डॉक्टर आ जाए। ये क्या किया तुम? अब कैसा महसूस कर रही हो? बोलो बच्चा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? अम्मी, अम्मी इसने एक मुट्ठी भरकर नींद की गोलियां खाई है। उसका असर कम से कम 1 महीने तक रहेगा। इसे कुछ भी कहने पे मजबूर ना कीजिए। भाई मलिका के तो मजे हैं। एक साथ इतनी गोलियां खाने के बाद अभी नींद में चलेगी, नींद में बात करेगी, नींद में कॉलेज जाएगी और लौटकर वापस आ जाएगी। अरे भाई, हर शरारत करने के बाद इसने सोचा कि चलो इस तरह की शरारत भी कर ली जाए, और हमारी लाडो ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी तरफ हम किसी का ध्यान ही नहीं किया। चलो हमारी हम इस शरारत पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिख देते हैं कि भाई ये जब से पैदा हुई है तब से हर रोज एक नई शरारत कर रही है, और तब से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा शरारतें कर चुकी है। तुम ठीक कह रहे हो। इसका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो ही जाना चाहिए। क्यों? हाँ, खुश हो? बच्चे, तूने नींद की गोलियां खाकर सबकी नींद उड़ाई। अब अल्लाह के वास्ते ऐसी हरकत दोबारा मत कर। वो तो भला हो डॉक्टर वर्मा का कि वो वक्त पर आ गए, न जाने क्या हो जाता। हमें कुछ भी नहीं होता। जब तक डॉक्टर वर्मा घर पहुंचे तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। हम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते और कहते कि भाई इसे उल्टा लटका दो। उल्टा लटका दो? वो किस लिए? वो इसलिए कि मलिका की हर बात उल्टी होती है। सच कह रहे हैं नवीद भाई, अब तो इसे जाकर उल्टा ही लटका दो। अभी ठीक तो है, कोई खतरे की बात तो नहीं। जाते वक्त क्या कह रहा था डॉक्टर आपसे? उसने जाते वक्त ये कहा था कि अगर दोबारा ऐसी हरकत करे तो इसे सड़ा हुआ जूता सूंघा देना। मलिका, सारे घर वाले भाई इतनी देर से बकबक कर रहे हैं, भाई तुम भी कुछ बोल लो। आप एक काम कीजिए, कस के चपट लगाइए। पता नहीं कब से बैठे बैठे यहाँ बैठकर मजे ले। बेटा तूने तो अब्बू की कमर ही तोड़ दी थी। I'm sorry, अब्बू। अपने अब्बू का ऐसा इम्तिहान अगली बार मत लेना। नवीद, फोन अटेंड क्यों नहीं करता?
ये सुबह सुबह सकता है सुबह सुबह कोई काम का ही फोन हो। बस कुछ नहीं, बस यूं ही फालतू का। क्या मुसीबत है, जब मैं फोन काट रहा हूँ तो फिर बार बार फोन। समझ नहीं आता कि एक बारी में। बेटा बात हो सकता है तुम जिसे अहमियत ना दे रहे हो उसे तुमसे कोई अहम बात करनी हो। मम्मी, इस वक्त एक ही अहम बात है और वो है मलिका। मैं ठीक हूँ नवेद भाई, अब कॉल आए तो आप अटेंड कर लीजिएगा, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। जी हाँ, आप बहुत एहसान करेगी जो हम डिस्टर्ब नहीं होंगी। मुझे मालूम है मैंने सबको बहुत डिस्टर्ब किया है। आई एम सॉरी रेहान भाई। तुमने हम सबको डिस्टर्ब किया है। जरा अम्मी की तरफ देखो, जरा अब्बू के चेहरे को देखो, बेचारे कुछ नहीं बोल रहे। मलिका, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार समझता था, लेकिन वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम गुड़िया जैसी। ये बार घंटी बज चुकी है और ये लड़का फोन ही नहीं उठाता है। लगता है नींद से अभी तक नहीं जागा। ना इस लड़के का सोने का टाइम है ना जागने का। कितना लापरवाह है। लापरवाही की भी हद होती है। मैं जानती हूँ मैंने आप सबको बहुत डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी। तुम क्या समझती, ये मसला यूं ही रफा दफा हो जाएगा? कैसे माफी मांगू, गलती हो गई मुझसे। मलिका, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस बेवकूफी भरी हरकत से हम सब पर क्या बीती? अरे अम्मी पागलों की तरह पूरी रात चीखती चिल्लाती रही और अब्बू के गले से तो जैसे आवाज ही गायब हो गई। आई एम सॉरी रीता अपा। आई एम सॉरी रेहान भाई। अब्बू को मैंने पहली बार रोते हुए देखा, तुमने आज ये समझदारी दिखाई। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम तो दावा करती फिरती थी ना कि तुम हम सबको खुश देखना चाहती हो, लेकिन कल रात जो तुमने किया है ना मलिका, उससे हम सबके पाँव तले जमीन खिसक गई है। मलिका, तुम्हें अंदाजा भी है खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता, इस घर का क्या होता? सारा घर पागल हो जाता मलिका, पागल। मैं बहुत टेंस थी। आप सबने, मेरा मतलब है घर में जो आजकल हालात है वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। मलिका देखो, टेंशन में हम सब लोग हैं। समझदारी का तकाजा ये है कि ये टेंशन को कैसे कम किया जाए। रिदा भी टेंस्ड है, मैं भी टेंस्ड हूँ, लेकिन उसका मतलब क्या है? हम भी वही करें जो तुमने किया? कि ऐसे किसी मसले का हल हो जाता है? मलिका, मैं जानती हूँ तुम्हारा मकसद हम सबको परेशान करना हरगिज नहीं था, लेकिन क्या तुम अंदाजा भी लगा सकती हो कि तुम्हारे इस एक हरकत से घर का एक एक फर्द, यहाँ तक कि बद्री काका तक बदहवास हो गए। मलिका, मैंने अब्बू को बिजनेस में इतना टेंस कभी नहीं देखा है, इतना डिस्टर्ब कभी नहीं देखा है जितना कल रात को मैंने देखा है। मलिका, तुम घर में सबसे छोटी हो, लेकिन कल रात को तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दी। रेहान भाई, आप मुझे माफ नहीं करेंगे? तुमको शायद ये अंदाजा नहीं है कि हम सब तुमको कितना चाहते हैं। तुम्हें कुछ हो गया होता तो हाँ? ना होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा। वादा रहा ना होंगे जुदा, हम संग रहेंगे सदा।
6 मिस कॉल। मुझे मालूम है कोई अहम या जरूरी बात नहीं होगी। 6 मिनट में 6 मिस कॉल। फिर भी फोन लगा कर देख लेता हूँ, ऐसी कौन सी अहम बात है। हेलो। जी मैं नवेद बोल रहा हूँ। हेलो नवेद, कहाँ थे तुम? 6-7 बार मैंने फोन ट्राई किया तुम्हारा। जी मैं उस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए आपका फोन अटेंड नहीं कर पाया। तो मैं क्या कम परेशान थी? यहाँ तो आपको क्या पता चल गया? क्या पता चल गया? यही कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। अरे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हुआ वहाँ? पहले आप मुझे ये बताइए कि इतनी सुबह सुबह आपने मुझे क्यों फोन मिलाया? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था? पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। तुम अभी कह रहे थे ना कि तुम परेशान थे और इसीलिए फोन मेरा अटेंड नहीं किया। क्या बात हो गई नवेद, मुझे बताओ तो। जी कुछ नहीं, वो अब ठीक है। अरे क्या ठीक है अब, जो सुबह ठीक नहीं था? मलिका की तबीयत ठीक नहीं थी सुबह को। मलिका, हाँ अब समझी, वो सबसे छोटी ना? हाँ जी वही, सबकी लाडली। हाँ तुम सबकी लाडली मलिका की तबीयत खराब थी ना, तो अब ठीक है वो? क्या हुआ था उसे? जी उसने रात को नींद की गोलियां खा ली थी और पूरी शीशी खाली कर डाली। हाँ भाई, उस घर का माहौल ही ऐसा बना रखा है ज़ेबा ने कि एक एक करके सबको गोलियां खानी पड़ेंगी एक दिन। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि माँ मेरा इस वक्त मूड बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज इस बारे में बात मत कीजिए। अरे वाह, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? और तुम्हें उस लड़की से इतनी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी लगती ही क्या है? माँ आपको जो कहना है आप मेरे लिए कह लीजिए, लेकिन इस घर के बारे में कुछ मत कहिए। इस वक्त मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मलिका यूं तो अब ठीक है। वो ठीक हो या ना हो, मुझे इससे क्या। आपको कोई जरूरी बात करनी है तो करिए, वरना मैं आपको शाम को फोन करता हूँ। नवेद तुम भी अजीब आदमी हो। मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने मलिका को गोलियां खिला दी हो। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ, शाम को फोन करूंगा। भाईजान, आपने मुझे एसएमएस करके बुलाया। आपने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। हाँ तन्हाई का एहसास हो रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। हाँ पर आपने मुझे आवाज दे दी होती। भाभी जान कहाँ है? बाहर गई हुई है। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? भाईजान सब ठीक है। आपने मुझे यहाँ ये पूछने के लिए बुलाया है कि मेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ बस यूं ही समझ लो, तन्हाई का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। भाई बताओ भाई, तुम्हारी शूटिंग वूटिंग कैसी चल रही है? सब ठीक चल रहा है ना? ये भी कोई बात हुई? इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? भाईजान अगर कुछ अहम बात है तो आप साफ साफ कहिए कि क्या है। नाहिद, घर में जो कुछ हो रहा है मैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हूं। बड़े बड़े और अक्सर बहुत बड़े खतरनाक फैसले लेने को दिल चाहता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूं और कभी कभार नुसरत के बारे में भी सोच लेता हूं। लेकिन अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम मेरी सगी बहन हो, मुझे तुम्हारे बारे में भी सोच लेना चाहिए। भाईजान खुदा के वास्ते इस वक्त सगा सौतेला ना सोचे तो बेहतर होगा। इस वक्त हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस तूफान से बाहर आएं। भाईजान इस परेशानी का सिर्फ यही एक हल है। मेरे जहन में ऐसी बातें बहुत आती हैं, अक्सर आती हैं,
और सिर्फ मेरी परेशानी को बढ़ाकर चली जाती हैं। भाईजान, आप अपना दिमाग ठंडा रखिए और कोई ऐसी बातों में लगाइए जिससे आपको सुकून मिले। तो ठीक है, तो तुम ये बताओ तुम्हारी शूटिंग वूटिंग कैसी चल रही है भाई? तुम्हारा काम वाम कैसा चल रहा है? और आजकल किसके साथ तुम्हारा रोल आ रहा है? भाईजान, मैं आपसे इस टेंशन के माहौल में बिला वजह अपने सीरियल की सीन मुबाहिसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं अभी कोई भी गैर जरूरी बात आपसे नहीं करना चाहती हूँ। भाईजान, मैं मलिका के पास जा रही हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे है हमारी। और सुनिए, मैं उससे सिर्फ अपने सीरियल की सीन ही डिस्कस करूंगी। जावेद साहब, शायद पिछले 3 घंटों में आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला है। आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कौन इंसाफ कर रहा है ज़ेबा? और रोज नया जख्म, मैं किससे इंसाफ मांगू? जावेद साहब, इंसान तब शर्मिंदा होता है जब उसने कोई जुर्म किया हो। आपका इस मामले में कोई जुर्म नहीं है। आप क्यों अपने आप को मुजरिम समझ रहे हैं? मुजरिम तो हूँ, थोड़ा समझदारी से काम लिया होता या तुमने संजीदगी से इस पे ध्यान दिया होता। गलती हो गई हमसे, हमने ध्यान ही नहीं दिया, दूर अंदेशी से काम नहीं लिया। अगर हमने सबको सच सच बता दिया होता तो ये नौबत नहीं आती ज़ेबा। अरे किसको क्या नहीं बताया हमने? ऐसा कौन सा सच छुपाया है? समझदारी इसी में है, हकीकत को सर झुका के तस्लीम कर लिया जाए। हमसे गलती हो गई, कसूरवार हैं हम, और हमारी वजह से आप। किया क्या है मैंने? क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर और मुझसे ज्यादा अपने आप पर? हमें अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि उनका आपस में क्या रिश्ता, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, कौन सगा है, कौन सौतेला है, कौन हमारा है, कौन तुम्हारा है। अगर शुरू में ही सबको सच बता दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। बच्चों का हम पर से यकीन नहीं उठता। जब वो औरत ही इस घर में नहीं आई होती ना, उसने इस घर पे आके हाथ नहीं लगाई होती तो। ज़ेबा, किसी पे इल्जाम देके क्या फायदा है? गलती हमसे हुई है, हम तस्लीम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं मान लेती हो? मैंने कभी किसी को सगा सौतेला नहीं माना और अपने सीने से लगा के रखा है अपने 5 बच्चों को मैंने। जावेद साहब, मैं कहां से इतनी हिम्मत लाती और अपनी औलाद से कहती कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मैं कहां से कहती? बोले, कैसे कहती अपने बच्चों से? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। बताओ मलिका, क्या कह रही थी मेरे बारे में? सीरियल की बात चली तो आपका जिक्र है, और हो भी क्यों ना। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में शूटिंग देखने चलेंगे। इसी बात का तो हम इंतजार कर रहे थे कि नाहिद बाजी कम से कम 100 बार हमसे कहे कि हमारी शूटिंग देखने चलो, तभी हम चलेंगे। तुम बस इसीलिए मुझे याद कर रही थी? मैं आप सबसे छोटी हूँ। मैं आप दोनों से, सारे घर से, बल्कि घर के हर एक फर्द से, यहाँ तक कि बद्री काका से भी अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़ों का काम होता है उनकी गलती को माफ कर देना। इस वक्त इस कमरे में मौजूद हम तीनों में सबसे बड़ी मैं हूँ। मलिका मेरी प्यारी गुड़िया, मुझसे वादा करो कि अब कभी ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाओगी। मलिका, मुझे उस यकीन के साथ बताओ ताकि मैं अम्मी अब्बू को भी इसी यकीन के साथ बता सकूं कि अब हमारी गुड़िया बहुत समझदार हो गई है और अब वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी, आप दोनों की, अम्मी अब्बू सबकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी।
रेहान बेटा, बेटा मुझे अभी पता चला कि तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम्हारे अब्बू तो अब तक पहुंच चुके होंगे ऑफिस। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? अम्मी, अम्मी क्या मुझे कोई हक नहीं कि मैं सच जान सकूं? एक ऐसा सच जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मेरे दिमाग में कोई चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि रेहान, रेहान तुम कौन हो? रेहान तुम्हारा वजूद क्या है? तुम किसकी औलाद हो? अम्मी, अम्मी मैं पागल हो जाऊंगा, अम्मी पागल हो जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम मेरी औलाद हो, मेरे बच्चे हो तुम। ये घर तुम्हारा है बच्चे, इस घर में सब लोग। मेरे वालिद कौन है? हर इंसान अपने बाप के नाम से जाना जाता है। हर इंसान की पहचान उसका बाप होता है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा बाप कौन है। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे आजकल अचानक से ऐसे लगने लगा है कि जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। जैसे कि मेरा कोई बाप ही नहीं है। अम्मी खुदा के वास्ते अम्मी मुझे कह दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे बता दीजिए मेरे वालिद कौन है। अम्मी कोई तो होगा जिससे मैं अपना नाम जोड़ सकूं। जी अम्मी, अम्मी, अम्मी मैं फरिश्ता नहीं इंसान हूँ। हर इंसान वो बात जानना चाहता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अम्मी मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता अम्मी, लेकिन आप मेरी भी तकलीफ जान लीजिए। क्या मेरी तकलीफ बेवजह है? बेबुनियाद बातें कर रहा हूं मैं? नहीं ना अम्मी, अम्मी मेरी भी बुनियाद कहीं तो होगी। अम्मी कोई तो होगा जिसको मैं अपना बाप कह सकूं। अम्मी कोई तो होगा जिसको मैं अपना वालिद कह सकूं। हाँ अम्मी, मेरी वल्दियत क्या है? अम्मी ये सब बातें है ना छिपती नहीं है। मैं आपको और अब्बू को परेशान नहीं देखना चाहता, लेकिन आप मेरी परेशानियों को भी महसूस कीजिए अम्मी। अम्मी मैं कड़वे से कड़वा घूंट पीने को तैयार हूं, लेकिन ये जो कड़वाहट है वो मेरे सीने को चीर कर रही है, मेरे दिमाग के टुकड़े कर रही है। उसे महसूस कीजिए अम्मी। खुदा के वास्ते मुझे बता दीजिए मेरे वालिद कौन है। प्लीज अम्मी, प्लीज। जी मैम साहब, 3 किलो मुर्गी, 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज और अदरक मिर्ची। भाई बद्री, एक अरसा हो गया तुम्हें हमारे साथ रहते रहते, लेकिन अभी तक तुम गोश्त को मुर्गी मुर्गी कहते हो। भाई कब सीखोगे? जितना सीखना था सीख लिए, अब क्या सीखें? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, पीछे ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मार्केट से जाके सारा सामान लेके आओ। और हाँ, कुछ भूलना नहीं, वरना अब दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ मैडम, दोबारा चले जाएंगे। कौन है, हमको पैदल जाना है, गाड़ी से तो जाना है। अच्छा बाबा ठीक है, अब जाओ। नुसरत बेटा अब अजरा के इलाज और उसके चेकअप की जिम्मेदारी तुमने ली, इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाना। भाई हम अजरा के लिए बहुत परेशान रहते हैं। अजरा बेटा अब जल्दी से खुशखबरी सुनाओ तुम। क्या हुआ, तुम दोनों इतनी चुप क्यों? भाई खुशखबरी आज ही सुनानी है क्या? हम दोनों आपसे कुछ बात करने आए थे अम्मी। हाँ भाई, अब इस कमरे तक आई हो तो कुछ ना कुछ बात तो करने आई होगी। कहो क्या कहना है? अम्मी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत घुटन होने लगी है। अम्मी मैं इतने ज्यादा तनाव में रहने की आदी नहीं। तुम दोनों बच्चियां नहीं बल्कि औरत, एक मुकम्मल औरत, और औरत की जात से घर चलता है।
दुनिया चाहे औरत को कितना भी कमजोर कहे, लेकिन औरत कमजोर नहीं होती, वो मर्द से भी ज्यादा मजबूत होती है। अब कहो क्या कहना है? अम्मी, मैं इतने ज्यादा तनाव में रहने की आदी नहीं। तनाव किसे पसंद है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या मुझे पसंद है? तुम दोनों इस घर के बहुएं हो, तुम्हारी शान इस घर की शान। मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम दोनों जो भी फैसला लो, बस इतना याद रखना कि ये वक्त कल को तुम पर भी आएगा। एक माँ अपनी हर कुर्बानी देकर अपने बच्चों की, अपने घर की, अपनी आन की हिफाजत करती है। ये दुनिया का दस्तूर है, मेरा बनाया हुआ कानून नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कल को जब ये वक्त तुम पर आएगा तो तुम्हें ये लम्हा जरूर याद आएगा। अम्मी, इतने ज्यादा तनाव में मैं या कोई और, मेरा मतलब है मैं और अजरा भाभी, हम ये महसूस करने लगे हैं कि अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो ये जो तनाव है वो कम हो जाएगा। जब जहाज डूबने लगता है तो उस जहाज पे बैठे सभी लोग अपनी जान की परवाह करते हुए उस जहाज से उतर जाते हैं। अगर तुम दोनों को यही लगता है कि मेरा ये घर, जिसे मैंने तुम दोनों की मदद से एक जहाज की शक्ल दी है, वो डूबने वाला है तो नहीं अम्मी, ऐसा मत कहिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जिसे मौका परस कहे, लेकिन अम्मी, मैं जब भी रेहान को देखती हूँ, उनकी बेबसी, उनकी बेचैनी को देखती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अम्मी, बिल्कुल यही कैफियत नवेद की है। हो सकता है आपको मेरी बात ठीक नहीं लग रही होगी और अजरा भाभी की बात भी बेबुनियाद लगती होगी, लेकिन आप ही बताइए कि हम क्या करें। हमें यही लगता है कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो ये तनाव जरूर कम हो जाएगा। तुम दोनों बच्चियां नहीं, मैं नहीं जानती कि मेरे मुश्किलों के माने तुम्हारे नजदीक हैं या नहीं। तुम दोनों बहुत समझदार हो, आला तालीम है तुम्हारे पास, भले बुरे का फर्क समझती हूँ। मैं अब कोई फैसला लेके गुनहगार नहीं बनना चाहती। अब कोई और इल्जाम मैं अपने सर नहीं ले सकती। ये फैसला तुम्हें करना, तुम दोनों को करना है। जिसे रहना है रहो, जिसे जाना है जाओ। मैं अब बहुत बेबस हूँ, इतना बेबस इससे पहले मैं कभी नहीं। मुझे पता था कि ये मैडम कोई ना कोई नए नक्शे फैलाए, नए मंसूबे बना रही होगी। क्यों, किसी नए प्रोजेक्ट पर? तो और क्या करूं रेहान भाईजान, आर्किटेक्ट का तो काम ही यही होता है। नक्शे बनाओ, बिल्डिंग के, इमारतों के, शहरों के, बनाओ मंसूबे। चाहे आप अपने मंसूबे में कामयाब हो या नाकाम, बनाए जाओ नक्शे, बनाए जाओ मंसूबे। हर जमाने में, हर दौर में इंसान अपनी समझ और सूझबूझ के हिसाब से यही तो करता आया है, जो तुम कर रही हो और जो मैं कर रहा हूँ। मतलब ये कि आप इस वक्त संजीदा हैं। माँ बदौलत संजीदा भी है और रंजीदा भी है। भाईजान, फिर कुछ हो गया क्या जो आप इतना सीरियस हो गए? जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। ज्यादा उलझने से चीजें और उलझ जाती है, जबकि समझदारी ये कहती है कि उलझो मत, जितना हो सके सुलझो। भाईजान, अब इस उलझन में आपका या मेरा क्या रोल? अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो ना वो मैंने किया है ना आपने। बहरहाल मैं तुमसे बड़ा हूँ रिदा। भाईजान, मैंने हमेशा आपको बड़ा माना है, क्योंकि आप हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, आपको क्या मुझसे शिकायत है? रिदा, शिकायत का मामला ये है कि इंसान को ये हक है कि वो जितना चाहे जिसके बारे में शिकायत कर सकता है, लेकिन शिकायत करने से कोई मसले का हल नहीं निकलता। और इस बात को तुम गिरह बांध लो कि अगर हम सब शिकायत करना छोड़ दें और एक दूसरे के दिल में समा जाए तो ये हालात कितने बेहतर हो सकते हैं। और इस बदलते हुए माहौल में क्या इन हालात को बेहतर करना हम सबका फर्ज नहीं है रिदा? भाईजान, लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? अगर मैंने कुछ बुरा किया भी है तो आप मुझसे कुछ कह सकते हैं। रिदा, किसी भी घर में बेटियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम इस घर की बेटी हो, नाहिद इस घर की बेटी है और मलिका भी। लेकिन नाहिद और मलिका के मुकाबले मैं तुम पर अपना ज्यादा हक समझता हूँ रिदा। और अगर तुम और नाहिद अपनी जिद पे आ गए ना तो फिर मतलब वो नाहिद अपने आप को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत, स्मार्ट और पुरकशिश समझती है। अरे जाने कितनी गलतफहमियां हैं उसे। भाईजान, इसमें मेरी क्या गलती है कि वो खूबसूरत दिखती है और मेरी शक्ल खूबसूरत नहीं है? रिदा स्टॉप। मैं अभी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, नाहिद की बात नहीं कर रहा। मैं अपनी, तुम्हारी और इस घर की बात कर रहा हूँ रिदा।
लेकिन नाहिद का दिमाग 7वें आसमान पर है। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह चुटकियां लेती है। कभी आकर कहेगी शादी कर लो, शादी कर लो। अरे क्यों कर लूं मैं शादी? नहीं करनी मुझे शादी। और अगर शादी करनी होगी तो अपनी मर्जी से करूंगी। जब देखो एक ही बकवास करती रहती है। मुझे नहीं उसकी मर्जी से शादी करनी है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं नाहिद से बात करूंगा, ठीक है? बेहतर है, आप उसी से बात कीजिएगा। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जब देखो एक ही बात की रट लगाए रहती है। एक अजीब सी मुश्किल आन पड़ी है। मैं कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा हूं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाईजान, आप तो अम्मी से 2-3 बार मिले हैं। मैं सिर्फ एक ही बार मिली हूँ। आप जरा सोचिए कि उन्होंने 23 साल कैसे बर्दाश्त किया होगा। उन्होंने हमें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। भाईजान, अगर उनकी जाविये से सोचे तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। मुश्किल की यही तो बात है कि अम्मी माँ का नाम लेती ही नहीं, और माँ दुनिया जहान का इंजाम उनके सर पर लगाती है। ज़ेबा ने ये किया, ज़ेबा ने वो किया, ज़ेबा ऐसी है, ज़ेबा वैसी है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। भाईजान, अगर आप उलझे हैं या उलझ रहे हैं तो मैं कौन सा कम उलझी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बोलकर मन हल्का कर लेते हैं और मैं मन ही मन घुटती रहती हूँ। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया, इस घर के टूटने से किसी का कोई भला नहीं होगा। मैं छोटा भाई हूँ, मैं जाकर रेहान भाई से माफी मांग लूंगा, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। तुम भी जाकर रिदा और मलिका से बात करो, उनसे नजदीकियां बढ़ाओ और सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करो। मुझे तो बस यही हल नजर आता है। मैं रिदा आपा से बात नहीं करूंगी। भाईजान, पता नहीं उनको मुझसे क्या चिढ़ है। मैं जब भी कोई बात उनके हक में करती हूँ वो मुझसे उलझ पड़ती हैं। मैंने उस दिन उनसे कहा कि आप मेरी सीरियल के सेट पे आइए, मेरा लीड रोल है, बहुत मजा आएगा, तो वो मुझ पे गुस्सा हो गई। देखो, चाहे फर्क थोड़ा सा ही है, पर है तो वो तुमसे बड़ी। एक भी बड़प्पन वाली बात नहीं है उनमें। पता नहीं कौन से कॉम्प्लेक्स में जीती हैं वो। अजीब सा कॉम्प्लेक्स पाल रखा है। अब अगर उनकी शक्लो सूरत ठीक नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती है? जब देखो मुझे ताना मारती रहती है कि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। बेचारी वो भी परेशान है, वो भी अपनी जगह चाहती है। तुम उसके जाविये से सोचकर देखो। ठीक है, लेकिन मैं रिदा आपा से बात नहीं करूंगी। आप कहेंगे मैं उससे बात कर लूंगी, पर रिदा आपा नहीं। चलो ठीक है, मैं रिदा से बात कर लूंगा। अब तो ठीक है। भाई, तुमने अपनी सहेलियों पर क्यों पाबंदी लगा रखी है? वो तुमसे मिलना चाहती हैं, मिलो उनसे। बेटा, घर आने दो। देखो, तुम उनसे मिलोगी जुलोगी तो तुम्हारा भी तो दिल बहला रहेगा ना। नहीं अम्मी जान, अगर वो यहाँ आए तो उन लोग को पता चल जाएगा कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खाई थी। फिर वो पूरी क्लास में मेरा मजाक उड़ाएंगे। भाई मलिका, कमाल करती हो तुम। अब ये बात भला तुम्हारी सहेलियों को कौन बताएगा? चलो, शाम का वक्त है, 1-2 को फोन करके बुला लो। देखो, गीतिका तुम्हारे घर के पास रहती है और समर उसका घर भी पास में है। उन्हें कॉल करो और जल्दी से बुला लो। मलिका, फोन उठाओ और उन्हें फोन करके बताओ कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा वायरल भी चला गया। चलो। तो वायरल चला गया? अरे कुछ नहीं, आ गए आप ऑफिस से? नहीं, ये कोड भेजा है, मैं पीछे आ रहा हूँ। आप भी ना। हम भी ना। हम तो सीधा भाई ऑफिस से सीधा आते ही मलिका आलिया के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बेटा जी, कैसी हो? ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ अब्बू। देखिए ना, अम्मी जान ने हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करके रखा है। अच्छा, ऐसी बात? तो हम आज बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान करते हैं कि हमारी गुड़िया एकदम ठीक है और कल से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती है। परंतु नो उछल कूद, कोई भागदौड़ नहीं, बिल्कुल आराम से, वरना वापस इस कमरे में बंद कर दिया जाएगा। अब्बू, आपका मूड तो ठीक है ना? ठीक है। आपने मुझे माफ कर दिया? नहीं। हाँ, बोलो। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो। तनाव में आकर मैंने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सही में? बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा बच्चा। आपने वाकई गलत काम किया था और आगे से अब आप ये नहीं करेंगे। अब आप बुरा ना मानिएगा, लेकिन तनाव अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। मैं तो जैसे तैसे ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तनाव में कोई कमी नहीं आई है। सब ठीक है बेटा।
मैं अब महसूस कर रही हूँ कि घर के सभी लोगों को ये एहसास हो चुका है कि ये घर सबका है और हमारे दिलों के दरमियान अब कोई दूरी नहीं है। बेटा अब ये वहम अपने दिल से निकाल दो। अम्मी, आप माँ हैं, इसलिए आपको लगता है कि दिलों के दरमियान दूरी नहीं है। मैं मानती हूँ अम्मी, दिलों के दरमियान दूरी ना हो ये अच्छी बात है, लेकिन अब्बू तनाव बना रहे ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए आप सबको एक साथ बुलाकर डांटिए, मारिए, पुचकारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन घर पहले जैसा ठीक कर दीजिए प्लीज अब्बू। अब तुम ज्यादा सोच सोच कर अपने दिमाग को खराब मत करो। देख तेरी अम्मी को देख, कितने सुकून से बैठी है, मुस्कुरा रही है। अगर घर में कोई परेशानी होती, सुकून नहीं होता तो ऐसे बैठ सकती थी। और सुनो, मेरा चेहरा देखो, ये देखो, देखो मेरी तरफ, मेरे चेहरे पे कहीं कोई तनाव नजर आ रहा है तुम्हें? आप दोनों यहाँ आने से पहले तैयार होकर आते हैं, जबरदस्ती का मुस्कुराते हैं और झूठ मूठ की अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। अब्बू, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जितना आप दोनों मुझे समझते हैं। मैं सबकी आंखों में एक अजीब सा खौफ देख सकती हूँ। अब्बू, मुझे सबकी आंखें पहले जैसी चाहिए, जिसमें प्यार ही प्यार छलकता हो। बेटा पहले के बनिस्बत अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है और तुम्हारी सेहत के साथ साथ घर की सेहत। बिल्कुल नहीं अम्मी जान, मुझे हमारा पुराना वाला घर चाहिए, पुराने वाले भाई बहन चाहिए और पहले वाली भाभियाँ चाहिए। मुझे सबके कमरे से हंसी के खिलखिलाने की आवाज सुननी है। क्या आप दोनों को ये नजर नहीं आता कि सबकी आंखें कितनी सहमी सहमी सी हैं? अब जो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसकी हंसी में, मुस्कुराहट में वो खनक नहीं है। मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए अब्बू, वरना। क्या फिर से कोई फतूर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? जी नहीं अब्बू, अब कोई फतूर नहीं आ रहा है। ये वरना क्या बेटा? देखो सुनो, कान खोलकर सुन लो, इस घर में अब कोई वरना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें कोई हक नहीं है बेटा सबको परेशान करो। मैं मानता हूँ कि घर में थोड़ी परेशानियां हैं, पर इन परेशानियों को और मत बढ़ाओ। वादा? लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे हमारा पुराने वाला घर वापस लौटा देंगे। वादा? हाँ भाई, तो चलो 6 वादे। बैठिए रेहान भाई। भाई नवेद, आज दिन भर तुम कहाँ रहे? सुबह तुम्हारी ऑफिस में एक झलक दिखाई दी थी, फिर तुम्हारा कोई पता ही नहीं चला। आपको तो पता है मेरे बिजनेस पॉसिबिलिटीज के बारे में। तो एक प्रोजेक्ट है मेरे जहन में, उन्हीं के सिलसिले में बाहर गया था। इस सिलसिले में हमारी पहले भी बात हो चुकी है भाई, और मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं कि मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में बड़ा हूं। बिजनेस के बारे में कोई भी मशवरा देने में मुझे बहुत खुशी होगी। जी मुझे इस बात का अंदाजा है। अभी चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं हुई। मेरा बिजनेस क्या होगा, कैसे होगा, दरअसल अभी इसकी कोई शक्ल बनी नहीं है। जैसे कुछ होगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा। नवेद, अब्बू को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम उनसे मशवरा लिया करो। वैसे आज कहाँ गए थे तुम? वो अपने ऑफिस के लिए एक प्लॉट देखना। क्या? ऑफिस के लिए नया प्लॉट? भाई इसका क्या मतलब है? तुम तिजारत करना चाहते हो तो करो, लेकिन उसके लिए ये अलग ऑफिस के लिए प्लॉट लेने की क्या जरूरत है? देखो नवेद, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं, ये बात अब्बू को बर्दाश्त नहीं होगी और ना ही मुझे। तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो, शौक से करो, लेकिन इसके लिए एक अलग प्लॉट लेने की क्या जरूरत है? ये बात अब्बू को नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आप लोगों को मेरी हर बात नाकाबिले बर्दाश्त क्यों होती जा रही है। देखो नवेद, फिर तुम उल्टी बातें कर रहे हो। आपको मेरी हर बात उल्टी सीधी लगती है, पहले तो ऐसा नहीं था। नवेद, तुम मुझसे छोटे हो, मुझे हक है कि मैं तुम्हें टोक सकूं। हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस है, तुम्हें बिजनेस अलग करना है, ठीक है। तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, ये बहुत अच्छी बात है नवेद, लेकिन इसके लिए एक अलग से ऑफिस लेने की क्या जरूरत है नवेद? तुम खुद सोचो, जब हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस है तो तुम किसी और के ऑफिस में जाके बिजनेस क्यों करोगे?
संग रहेंगे सदा वादा